हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन स्पोरोफाइट ऑफ सिलेजिनेला। सिलेजिनेला में जो बीजाणुद्भिद होता है उसमें जो जनन पाया जाता है उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। सिलेजिनेला के स्पोरोफाइट में जनन या रिप्रोडक्शन दो प्रकार से होता है, वेजिटेटिव कायिक जिसे हम कहते हैं कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और दूसरा स्पोर्स के द्वारा बाई स्पोर्स, जिसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तीन प्रकार से होता है। सब पहला है विखंडन के द्वारा या फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। सिलेजिनेला की एक जाति है सिलेजिनेला रूपेस्ट्रीज। रूपेस्ट्रीज में अनुकूल परिस्थितियाँ क्या होती हैं? जब वातावरण में मॉइस्चर होता है, वातावरण नम होता है, तो उसकी जो प्रोस्टेट शाखाएं हैं, जो इस तरह से जो शाखाएं होती हैं उनमें जड़ें विकसित हो जाती हैं। उनमें जो जड़ें विकसित होती हैं और ये जड़ युक्त शाखाएं मात्र पादप से अलग हो जाती है। जो जहाँ पे ये जड़ होती है ये पूरा का पूरा टूट जाता है, अलग हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है और नए स्वतंत्र पादप को विकसित करता है। तो इस तरह फ्रेगमेंटेशन के द्वारा जनन होता है। दूसरा प्रकार है वेजिटेटिव कंदों के द्वारा, ट्यूबर्स के द्वारा। सिलेजिनेला की कुछ जातियां ऐसी हैं जिनमें ट्यूबर या कंद का निर्माण होता है। ये भी अनुकूल परिस्थितियों में बनते हैं। ये अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होते हैं और नए पादप को जन्म देते हैं। तो यहाँ पर ये चित्र में आप देख सकते हैं सिलेजिनेला की ये इरेक्ट जाति है और ये इसका रूट वाला सिस्टम है। और ये रूट वाले सिस्टम के अंदर यहाँ पर आप देख रहे हैं खाद्य पदार्थ एकत्रित करके एक मोटी कंद की तरह की संरचना का निर्माण हो जाता है। और ये जब पूरा पादप अगर नष्ट हो जाता है तब ये जर्मिनेट करके एक नए पादप को जन्म देता है। अगर पादप मात्र पादप नष्ट नहीं भी होता है फिर भी इसमें जर्मिनेशन हो जाता है और एक स्वतंत्र पादप का निर्माण करता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का लास्ट प्रकार है प्रसुप्त कलिकाओं के द्वारा, डोरमेंट बड्स के द्वारा। सिलेजिनेला की क्राइसोकोलम जाति में, जैसे कि पहले क्राइसोकोलम में ट्यूबर भी था, यहाँ भी इसका भी निर्माण होता है। इसकी वायव्य शाखाओं के शीर्ष पर कलिकाएं उत्पन्न होती हैं जिनमें पत्तियां सघन रूप से व्यवस्थित होती हैं। ये कलिकाएं प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रहती हैं, जबकि शेष पादप जो प्रतिकूल परिस्थिति में नष्ट हो जाता है। और जब वापस अनुकूल परिस्थिति आती है, नम वातावरण मिलता है, तो ये एक नए पौधे का निर्माण कर लेती हैं। ठीक है, तो ये रेस्टिंग बर्ड आप देख रहे हो। रेस्टिंग बर्ड यानी खाद्य पदार्थ इकट्ठा कर लेती हैं और फ्लैशी मोटी लीव्स का निर्माण होता है। वो लीव्स एकदम कलिकाओं की तरह एकत्रित हो जाते हैं, जैसे किसी भी फूल की कलिकाएं होती हैं, पेटल्स एकदम पास पास व्यवस्थित होते हैं, उस तरह से ये रहती है। पूरा पादप नष्ट हो जाता है लेकिन ये रेस्टिंग बर्ड मिट्टी में इस तरह से पड़ी रहती हैं और जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो इनमें जर्मिनेशन हो जाता है और नए पादप का निर्माण हो जाता है। रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, स्पोर्स के द्वारा रिप्रोडक्शन जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो किसी भी एग्ज़ाम के अंदर टेरिडोफाइट्स में इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट होता है ब्रायोफाइट्स में। तो कितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं या ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम हैं उनमें टेरिडोफाइट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इम्पॉर्टेंट इज स्पोर्स के द्वारा जर्मिनेशन। क्योंकि सिलेजिनेला जो होता है एक विषम बीजाणुक होता है, ये मैं पहले वाली लेक्चर में आपको पढ़ा चुकी हूँ। स्पोरस होता है, ठीक है, हेट्रोस्पोरस जनरा यानी विषम बीजाणुक होता है। अब विषम बीजाणुक है इसका मतलब इसमें दो प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण होता है, गुरु बीजाणु बड़े बीजाणु और लघु बीजाणु यानी माइक्रोस्पोर छोटे बीजाणु। नाम इसका बता रहा है मेगा स्पोर्स और माइक्रोस्पोर। मेगा मीन्स बड़ा, माइक्रो मीन्स सूक्ष्म छोटा। तो दो प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो माइक्रोस्पोर जिस बीजाणुधानी में बनेंगे उसके माइक्रोस्पोरेंजिया कहेंगे, लघु बीजाणुधानी कहेंगे। लघु बीजाणुधानी जिस बीजाणु पर्ण पर पाई जाएंगी उन्हें हम कहेंगे माइक्रोस्पोरोफिल, लघु बीजाणुधानी पत्र। और फिर ये शंकुओं का निर्माण करेंगे। इसी तरह मेगा स्पोरेंजिया में मिलेंगे, मेगा स्पोरोफिल और मेगा स्पोरोफिल एक एक्सिस पे इकट्ठे होकर शंकु या स्ट्रोबिलस का निर्माण करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं ये वेजिटेटिव लीव्स हैं
और ये ऊपर कोश स्पोरोफिल हैं जो कि सघन रूप से व्यवस्थित होकर एक स्ट्रोबिलस का निर्माण कर रही हैं। अगर एक माइक्रोस्पोरोफिल देखें तो माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर ये पूरा माइक्रोस्पोरेंजियम है और इसमें अनेक छोटे छोटे माइक्रोस्पोर पाए जाते हैं। इसी तरह ये मेगास्पोरेंजियम है। मेगास्पोरेंजियम थोड़ा सा इस तरह से मिलता है और इसमें 4 बड़े मेगास्पोर्स पाए जाते हैं। अधिकांश जातियों में बीजाणुपर्ण मुख्य अथवा पार्श्व शाखाओं के शीर्ष पर एकत्रित होकर एक सघन संरचना बनाते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, उसे स्ट्रोबिलस या शंकु कहते हैं। इस फोटोग्राफ में आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ये वेजिटेटिव लीव्स हैं और कंपैरेटिवली यहाँ से यहाँ तक का पार्ट आप देखिए ये स्ट्रोबिलस है, जहाँ पर कि स्पोरोफिल जो है वो सघन रूप से व्यवस्थित है, जबकि यहाँ स्पार्सली अरेंज्ड है। यहाँ भी आप देखो दूर दूर अरेंज है और यहाँ पर ये स्ट्रोबिलस का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो बीजाणुपर्ण मुख्य अक्ष या पार्श्व शाखाओं के शीर्ष पर एकत्रित होकर एक सघन संरचना बना रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं शंकु। तो सामान्यतः शंकु या स्ट्रोबिलस के निर्माण के पश्चात शाखा की जो कायिक वृद्धि है वो रुक जाती है, यानी जो जिस शाखा पर ये शंकु बनेंगे वो शाखा जो होगी उसकी वृद्धि रुक जाएगी। दूसरी शाखा जो वेजिटेटिव शाखा है वो आगे बढ़ेंगी, लेकिन जो जिनमें फर्टाइल शाखा जो होती है जिनमें शंकुओं का निर्माण होता है वो आगे वृद्धि नहीं करती हैं। एक शंकु का जब एलएस काटा जाता है, एलएस का मतलब होता है लंबवत काट, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, तो हम उसमें क्लियर देख पाते हैं ये स्पोरोफिल दिख रहा है, मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल, यानी जहाँ पे मेगास्पोरेंजियम पाए जा रहे हैं तो मेगास्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जा रहे हैं तो माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, तो उसके अंदर मेगास्पोरेंजियम दिख रहा है और यहाँ माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम, ये मेगा है ये माइक्रो है। क्योंकि स्पोरोफिल मैंने लीफ के ऊपर एक छोटी संरचना बताई थी, लिग्यूल पाई जाती है पिछले वीडियो में, तो यहाँ पर भी स्पोरोफिल के ऊपर भी एक छोटी संरचना मिलती है जिसे लिग्यूल कहते हैं और ये बीच में एक अक्ष है जिसके चारों तरफ ये स्पोरोफिल इकट्ठे होकर शंकु का निर्माण करते हैं। ये एक स्लाइड बनाई गई है, इस स्लाइड में एक एलएस काटा गया है, बहुत ही क्लियर हम देख पा रहे हैं ये पूरी की पूरी संरचना मेगास्पोरेंजियम है और ये माइक्रोस्पोरेंजियम है। मेगास्पोरेंजियम में 4 मेगास्पोर्स मिलते हैं, एक पीछे की तरफ है, तो ये 4 मेगास्पोर हैं, जबकि माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो असंख्य होते हैं, संख्या में बहुत ज़्यादा होते हैं, आकार में छोटे होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है स्पोरेंजिया का, वितरण जो होता है जो शंकु के अंदर मेगा और माइक्रो का 3 प्रकार से हो सकता है। पहला जो कि सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस उसका एग्जाम्पल है, उसमें नीचे के जो स्पोरेंजिया हैं वो मेगा स्पोरेंजिया हैं और ऊपर सारे के सारे माइक्रो हैं, यानी कि नीचे मेगा स्पोरोफिल है, क्योंकि ये काट है तो हमको 2 दिखाई दे रहे हैं, ये चारों तरफ होंगे, तो नीचे केवल नीचे की एक रो जो होती है वो मेगा स्पोरोफिल की होती है और ऊपर की तरफ सारे माइक्रो होते हैं। क्रॉसियाना में केवल एक मेगा स्पोरेंजियम होता है, बाकी सारे माइक्रो स्पोरेंजियम होते हैं। ये एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है, इसलिए एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। तीसरा प्रकार ये होता है कि एक रो पूरी जो होती है वो मेगा की और एक रो पूरी जो होती है वो माइक्रो की, यानी रोज में मिलते हैं। अगर 4 रोज हैं चारों तरफ तो 2 रो मेगा की और 2 रो माइक्रो की। एग्जाम्पल इज इनइक्विफोलिया, सिलेजिनेला इनइक्विफोलिया। तो डिस्ट्रीब्यूशन आप याद रखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है स्पोरेंजिया का 3 प्रकार का है, एक नीचे की रो मेगा, ऊपर सारे माइक्रो, दूसरा केवल एक मेगा स्पोरेंजियम बाकी सारे माइक्रो स्पोरेंजिया, और तीसरा प्रकार जहाँ रोज में पंक्तियों में एक पंक्ति मेगा की एक पंक्ति माइक्रो स्पोरेंजिया की मिलती है। स्ट्रक्चर की बात करें तो माइक्रो स्पोरेंजियम जो होता है वो ओवल या स्फेरिकल हो सकता है। ओवल यानी अंडाकार, स्फेरिकल यानी गोलाकार, गोलाकार या अंडाकार ये हो सकता है। कलर की बात करें तो कलर रेड हो सकता है, इसका येलो हो सकता है और परिपक्व होने पर ये ब्राउन भी दिखाई देता है। स्टॉक्ड संरचना होती है,
ये स्टॉक दिख रहा है इसका क्लियर छोटा सा, यानी कि व्रंतीय होता है। स्पोरेंजियल वॉल जो होती है वो 2 लेयर की होती है, यहाँ क्लियर 2 लेयर दिखाई दे रही हैं, 2 लेयर्स ऑफ स्पोरेंजियल वॉल, और सिंगल लेयर टैपेटम इसमें पाया जाता है। स्पोरेंजियल वॉल के अंदर तीसरी वॉल जो दिख रही है वो टैपेटम है। टैपेटम के बारे में पहले मैं बता चुकी हूँ पहली स्लाइड में कि टैपेटम वो संरचना होती है जो कि जब मैच्योर हो जाती है स्पोरेंजिया, तो ये नष्ट होकर बीजाणुओं के लिए पोषण देने का काम करती है। तो अनेक सारे छोटे छोटे बीजाणु इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। मेगास्पोरेंजिया जो होती है वो कंपैरेटिवली लार्ज होती है, माइक्रो छोटी है, मेगा लार्ज होती है। ये ब्राउन या लाइट कलर की हो सकती है। इसमें 4 लोब होते हैं इस तरह से, ठीक है, 3 तो हमको ऐसे दिख रहे हैं और एक पीछे होता है। तो ये लोब्ड या पालियों में बटी हुई संरचना होती है। ये भी छोटा स्टॉक रखती है, वृंतीय संरचना होती है। स्पोरेंजियल वॉल इसमें भी बाई लेयर्ड है, और सबसे अंदर पतली सी लेयर जो दिख रही है वो टैपेटम की होती है। इसमें केवल 4 जो होते हैं वो मेगास्पोर्स पाए जाते हैं, एक पीछे की तरफ है। तो 1, 2, 3 एंड 4 मेगास्पोर्स इसमें मिलते हैं। तो ये संरचना मेगास्पोरेंजियम की है। स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट चाहे वो लघु है चाहे गुरु है, दोनों में ही बीजाणुधानी मात्र कोशिका, स्पोर मदर सेल जो होता है, दोनों प्रकार की बीजाणुधानी में बीजाणु मात्र कोशिका तक का जो विकास होता है वो समान होता है, ठीक है, चाहे वो गुरु होती है चाहे वो लघु होती है। और बीजाणुधानियों का विकास यूस्पोरेंजियट प्रकार का होता है। यूस्पोरेंजियट प्रकार क्या होता है, यानी प्रारंभिक कोशिकाओं के एक समूह से इनका निर्माण होता है, और अगर केवल एक कोशिका से बनती हैं तो हम उसको लेप्टोस्पोरेंजियट प्रकार कहते हैं। स्पोरेंजिया का विकास का टेरिडोफाइट में स्पोरेंजिया के विकास पर एक पूरा लेक्चर, मेरा एक वीडियो है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यूस्पोरेंजियट और लेप्टोस्पोरेंजियट दोनों प्रकार मैंने उसमें समझाया, तो मैं इसको यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। माइक्रोस्पोर कैसे मिलते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया कि स्पोर मदर सेल तक दोनों ही का ही निर्माण बराबर होता है ना। तो स्पोर मदर सेल जो होती है वो आगे चलकर स्पोर्स का निर्माण करती हैं। तो वो स्पोर्स में माइक्रोस्पोर कैसे बनते हैं। लघु बीजाणुधानियों में विभेदन होने वाली बीजाणुधानी में लगभग 80 से 90% मात्र कोशिकाएं क्रियाशील होती हैं। ये लघु मात्र कोशिकाएं जो होती हैं वो माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह काम करती हैं। इन कोशिकाओं में मियोसिस होता है, अर्धसूत्रण होता है, और इनसे अनेक लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, और ये चतुष्टक बनाते हैं। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, यहाँ पर एक बार और बता देती हूँ, ये स्पोर मदर सेल में इस तरह से 4 स्पोर्स बनते हैं। मियोसिस में क्या होता है, 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है और गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है ना। क्योंकि हम स्पोरोफाइट में बात करते हैं तो स्पोरोफाइट जो होता है वो द्विगुणित होता है, और जब मियोसिस हो गया तो स्पोर जो बनेंगे, जो स्पोर बने हैं वो कैसे होते हैं, अगुणित। तो अगुणित, तो मियोसिस के बाद 4 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, और ये 4 कोशिकाएं जो होती हैं वो टेट्राड इस तरह से व्यवस्थित रहती हैं। जैसे अब आप यहाँ देखिए, एक माइक्रोस्पोर की संरचना यहाँ पर बताई गई है। एक माइक्रोस्पोर जो होता है आकार में छोटा होता है, संख्या में अधिक होता है। इसके जो साइज होता है वो आप देखिए 0.015 से लेकर 0.05 मिलीमीटर, यानी कितना मिलीमीटर खुद कितना छोटा होता है, और ये 0.0 में है ना। टेट्राहेड्रल होते हैं। स्पोर वाल जो होती है वो 2 स्तरीय होती है, एक्साइन और इंटाइन, 2 लेयर की स्पोर वाल होती है। भाईचोल यानी एक्सोस्पोर होती है, वो मोटी होती है, और स्पाइनुलस जैसे अलंकृत ऐसे दिख रही है आपको, ये एक फोटोग्राफ है एक स्पोर का, और ये इसका सेक्शन है, ये सेक्शन है, और ये एक फोटोग्राफ है इसका। तो आप देखेंगे बाहर की तरफ से इसमें क्लियर इस बिल्कुल स्पाइनुलस है ना। और ये जो अंदर की जो वॉल होती है जिसे एंडोस्पोर भी कहते हैं, इंटाइन, वो चिकनी होती है। आप क्लियर देख पा रहे हो, इस तरह से ये चिकनी होती है, कोमल होती है। भित्ति के शीर्ष पर एक स्पष्ट ट्राई रेडिएट रिस दिखाई देती है, ये दिख रही है, इसको कहते हैं ट्राई रेडिएट रिस। यहाँ से पानी एब्जॉर्ब करके ये अंकुरित होता है।
इसमें अपना एक न्यूक्लियस होता है, अपना एक साइटोप्लाज्म होता है, कणिका में जीव द्रव्य होता है उसमें, और रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है वो उसका ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में होता है, तेल के रूप में इसमें रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर नहीं मिलता है। तो माइक्रो के बाद हम देखेंगे मेगा स्पोर्स। मेगा स्पोर में क्या होता है, अधिकांश जातियों में गुरु बीजाणु धानियों में केवल एक बीजाणु मात्र कोशिका ही को छोड़कर सभी कोशिकाएं विघटित हो जाती हैं। तो क्रियाशील बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है उसे मेगा स्पोर मदर सेल कहते हैं। उसमें वही मियोसिस होता है, अर्धसूत्रण होता है, और 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर्स का निर्माण होता है। ठीक है, तो दोनों में अंतर है। माइक्रो के अंदर अनेक सारी मेगा 80 से 90% तक मेगा स्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं, जबकि मेगा स्पोरेंजियम में केवल एक मेगा स्पोर मदर सेल रहती है, मात्र कोशिका होती है, उससे 4 मेगा स्पोर्स का निर्माण होता है। ये बीजाणु लघु बीजाणुओं के समान चतुष्फलकीय चतुष्टक यानी टेट्राहेड्रल रूप में व्यवस्थित होते हैं। कुछ जातियों में एक सदी क्रियाशील बीजाणु मात्र कोशिकाएं पाई जाती हैं। ऐसी जातियों की गुरु बीजाणु धानियों में गुरु बीजाणु की संख्या 8, 12 अथवा अधिक हो सकती है। यानी अपवाद स्वरूप ये इस तरह से 8, 12 या उससे अधिक हो सकती हैं। सामान्य रूप से एक मेगा स्पोरेंजियम में 4 मेगा स्पोर्स ही पाए जाते हैं। अब मेगा स्पोर की संरचना देखें। मेगा स्पोर की संरचना जो है, बाहर से ये फोटोग्राफ है और ये इसका एक चित्र बना हुआ है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसका लघु बीजाणु की तुलना में इसका जो व्यास है वो 0.15, वहाँ 0 था, 0.015, 0.15 से 0.5 मिलीमीटर होता है, यानी उसकी तुलना में ये बड़े होते हैं। ये गोलाकार हो सकते हैं या चतुष्फलकीय होते हैं। यहाँ गोलाकार आप देख पा रहे हो, ये गोलाकार या चतुष्फलकीय हो सकते हैं। बीजाणुओं के शीर्ष पर यहाँ पर भी ट्राई रेडिएट एक रीज दिखाई दे रही है, एक ट्राई रेडिएट रीज होती है, उपस्थित होती है। अधिकांश जातियों में बीजाणु भित्ति 2 स्तर की बनी होती है, एक्सोस्पोर और एंडोस्पोर की, लेकिन कुछ जातियों के अंदर एक बीच में भी संरचना पाई जाती है। दोनों भित्तियों के बीच में भी एक भित्ति मिलती है जिसे मीजोस्पोर कहते हैं। तो हम एक्सोस्पोर, एंडोस्पोर और बीच में पाई जाती है मीजोस्पोर्स। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है वो रूपेस्ट्रिस में 3 लेयर का होता है, यानी कि ये जो मेगास्पोर है वो रूपेस्ट्रिस, सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस में मिलता है। प्रत्येक बीजाणु में एक अगुणित न्यूक्लियस केंद्रक आप देख पा रहे हैं और साइटोप्लाज्म उपस्थित होता है, और यहाँ पर भी फैट या ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में रिजर्व फूड मटेरियल, संचित भोज्य पदार्थ पाया जाता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर के जर्मिनेशन के द्वारा युग्मोद्भिद बनने की प्रक्रिया के बारे में बताऊंगी। मेगास्पोर से नर युग्मोद्भिद का और मेगास्पोर से मादा युग्मोद्भिद का और माइक्रोस्पोर से नर युग्मोद्भिद का निर्माण कैसे होता है, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। थैंक यू वेरी मच।